UFC 317 का कार्ड एक काफी अच्छा कार्ड गया है। इस कार्ड की मेजॉरिटी फाइट्स ने डिलीवर किया, मजा आ गया फाइट्स देखने का। जहां पर प्रीलिम कार्ड ऑनवर्ड्स हम अमेजिंग फाइट्स को देखने लग पड़ते हैं। टेरेस मैकेनी फर्स्ट मिनट में ही अपनी फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन, वेयरएज प्रीलिम की मेन फाइट में ग्रेगरी रॉड्रिगेज एक बहुत ब्रूटल नॉकआउट करता है जैक हरमैनसन का। ये वैसे देखा जाए तो इलिया ने जो ओलिवेरा को नॉकआउट किया है ये उससे भी ब्रूटल नॉकआउट था। इसके ऊपर से यहाँ पर रेफरी भी थोड़ी सी गलती कर देता है। जैसे ही ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने वो लेफ्ट हुक को लैंड किया था, एकदम से जैक हरमैनसन ग्राउंड में आउट कोल्ड पड़ जाता है। बट हर्ब डीन फाइट को स्टॉप करने में थोड़ा सा लेट हो गया और इसीलिए फॉलो अप में जो ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने हैमर फिस्ट को थ्रो किया है उससे जैक हरमैनसन कोई 5 मिनट्स तक अनकॉशियस पड़ा हुआ था। तो ब्रूटल नॉकआउट। और फिर उसके बाद अगर मेन कार्ड की बात करें तो हर एक फाइट ने मेन कार्ड की डिलीवर किया है। जोशुआ वैन वर्सेस ब्रैंडन रोवाइल की फाइट ऑफ द नाइट है डेफिनेटली। वेयरएज एलेजेंड्रे पेंटोचा डोमिनेशन से विन करता है और इलिया टुपुरिया वंस अगेन एक स्केरी नॉकआउट से विन करता है। तो ये वीडियो मेन कार्ड की रिकैप रहने वाली है, जहां पर स्टार्ट करें मेन कार्ड की पहली फाइट से। तो यहां पर पेटन टैल्बट फिलिपे लिमा को इंप्रेसिव वे से बीट करके यूनानिमस डिसीजन विन कर जाता है। लास्ट फाइट के बाद जो पेटन टैल्बट ने कमबैक किया है वो काफी अच्छा था देखना, जहां पर बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ग्रैपलिंग को इंप्रूव किया है, उसने अपने टेक डाउन डिफेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव किया। और जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो उसके पंचेस भी काफी अच्छे रहे एंड ऑल्सो इसके साथ जो पेटन टैल्बट की चिन थी वो भी काफी सॉलिड रही, क्योंकि फाइट में फिलिपे लिमा ने उसके ऊपर ह्यूज ओवरहैंड पंचेस को लैंड किया था। बट फिर भी ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वो हल्का सा भी रॉक हुआ हो। तो ओवरऑल जब फाइट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या पेटन टैल्बट फिलिपे लिमा के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा, और अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो क्या वो वापस खड़ा हो पाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत इंप्रेसिव वे से पेटन टैल्बट ने दिए, जहां पर वो मेजॉरिटी टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है और ग्राउंड में जाने के बाद भी वो पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि वापस खड़ा होता है और अपनी स्ट्राइकिंग से फिलिपे लिमा को बीट करने लग पड़ता है। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में फिलिपे लिमा बहुत ह्यूज शॉट्स को लैंड करता है टैल्बट के ऊपर, बट फिर भी टैल्बट उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहा होता है। और वैसे अगर हम इसको देखें तो राउंड 2 और राउंड 3 इन दोनों की स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि फिलिपे लिमा स्ट्राइक्स बहुत अच्छी कर रहा था, बट जस्ट लाइक डीसी बोल रहा था कि वो फालतू के अपने टेकडाउन्स को फोर्स करके टैल्बट को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई कर रहा था। और यही उसे सबसे भारी पड़ा, क्योंकि पेटन टैल्बट फिर उन टेकडाउन्स को डिफेंड करके उसके ऊपर बीटिंग पुट ऑन करने लग पड़ रहा था। और बेसिकली पूरे 3 राउंड्स की स्टोरी यही रही है। स्पेशली राउंड 2 और राउंड 3 में हम देखते हैं कि टेक डाउन्स को डिफेंड करने के बाद पेटन टैल्बट को या तो टॉप पोजीशन मिल जा रही थी या फिर वो फीट में अपनी रेंज को मेंटेन करके लेग किक्स होगी, और जो वो स्ट्रेट पंचेस को लैंड करता है उससे वो लीमा को बार बार टैग करे जा रहा था और अल्टीमेटली पॉइंट्स को गैदर करते हुए, और ये उसकी काफी इंप्रेसिव विन थी, वो एक कमबैक कर रहा था। वो फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। तो इट्स वेरी गुड कि एक हॉट प्रोस्पेक्ट जब वापस अपना कमबैक कर रहा है और जो उसकी वीकनेस है वहां पर वो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, तो ये हमेशा अमेजिंग रहता है देखना। तो मेरी ओपिनियन में एक काफी हार्ड ओपोनेंट के अगेंस्ट पेटन टैल्बट ने एक इंप्रेसिव विन को लिया है। वेयरएज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर बेनिल दारियुश हेनाटो मोइकानो को बीट कर देता है। और वंस अगेन ये थोड़ा सा कमबैक था, जहां पर एंड में बेनिल दारियुश फाइट को विन करता है बाय डिसीजन। पूरी फाइट बेनिल दारियुश ने प्रॉपर कंट्रोल बनाया हुआ था। बस पहले राउंड की एक बिग मूवमेंट को अगर हम हटा दें जो हेनाटो मोइकानो से आई थी, तो उसके अलावा पूरी फाइट में बेनिल दारियुश काफी अच्छा दिखा है। वो नॉट ओनली मोइकानो को फीट में बीट कर रहा था, बट ऑल्सो जब फाइट ग्राउंड में जा रही थी, जहां पर हर किसी को लग रहा था कि मोइकानो ज्यादा बेटर होना चाहिए, बट वहां पर भी बेनिल दारियुश का अपर हैंड था। पूरी फाइट में जो बेनिल दारियुश ने मेन चीज की है वो है इनसाइड लेग किक्स को थ्रो करना, जिससे कि हेनाटो मोइकानो को मूव करने में ट्रबल आ रही थी। और जो राउंड 1 के बाद वो पंचेस को थ्रो कर रहा था वो भी काफी पावरलेस लग रहे थे, और राउंड 3 में तो मोइकानो ने कुछ थ्रो ही नहीं किया। तो इन्हीं लेग किक्स रेंज को मेंटेन करते हुए पहला राउंड बेनिल दारियुश विन कर रहा था, पर फिर यहां पर मोइकानो ने एक ह्यूज राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया जो बेनिल दारियुश को नॉक डाउन कर देता है। बेनिल दारियुश ये पंच लेने के बाद बैडली हर्ट था, पर फिर जो बेनिल दारियुश ने अपना रिकवरी रेट दिखाया है वो पहले राउंड को सर्वाइव कर जाता है। और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स ऐसा लगा ही नहीं कि वो हर्ट था, क्योंकि यही लेग किक्स, पंचेस को थ्रो करना और हेनाटो मोइकानो को ग्राउंड में लेके जाना, ये सब बेनिल दारियुश ने किया है। और यहां पर मुझे मानना पड़ेगा, जो मैं ग्राइंड करने की बात कर रहा था, जिधर मुझे ऐसा लगा कि बेनिल दारियुश डिक्लाइन में चले गए, तो अब उसकी जो ग्राइंड करने की एबिलिटी है वो ज्यादा नहीं बची होगी। बट मैं यहां पर काफी रॉन्ग था, क्योंकि हेनाटो मोइकानो ने ज्यादा ग्राइंड नहीं किया है, बल्कि बेनिल दारियुश ने उसे आउट ग्राइंड कर दिया। राउंड 3 में फॉर सम रीजन मोइकानो ने कोई पंचेस को थ्रो ही नहीं किया, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ वो प्रेशर को डाल पा रहा था, बट बेनील दरियुश बैकवर्ड मूव करते हुए भी बहुत अच्छा फाइट कर रहा था। उसने वंस अगेन राउंड 3 में भी उसे पीस अपार्ट किया और मैं बोलूंगा पूरी फाइट ही बेनील दरियुश की थी, बस उस अगर हम नॉकडाउन को हटा दें तो। इसीलिए मेरी ओपिनियन में बेनील दरियुश की साइड से ये इंप्रेसिव विन थी। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस पूरे कार्ड की सबसे इंसेन फाइट के बारे में, जहां पर मैं काफी खुश हुआ। जोशुआ वैन ब्रैंडन रोवाल को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। पहले ही राउंड से ये फाइट एक एब्सोल्यूट वॉर फाइट गई है, जिधर दोनों फाइटर्स ने स्टैंड करके बैंग किया है। दोनों ही फाइटर्स ने एक दूसरे के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड किया है। तो यहाँ पर ब्रैंडन रोवाल एज वेल एज जोशुआ वैन दोनों की चिन काफी इंप्रेसिव रही, और पहले राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक जो इंसेन पंचेस और इंसेन पेस को पुट ऑन किया है वो देखना बहुत अमेजिंग था। अब ब्रैंडन रोवाल की बात करें तो मुझे लगता है कि इस फाइट में उसका बिल्कुल गलत गेम प्लान था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हम देख सकते थे कि जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस था तो ब्रैंडन वहां पर अपने हल्के पंचेस से जोशुआ को टैग कर रहा था, और ये चीज मुझे लगता है उसे ज्यादा करनी चाहिए थी, बट वो यहाँ पर बार बार डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था, और इसकी पूरी एडवांटेज लेते हुए जोशुआ वैन ब्रैंडन रोवाल के ऊपर 3 से 4 पंच कॉम्बिनेशन को बार बार थ्रो कर रहा था। और इसीलिए स्टार्टिंग में ब्रैंडन रोवाल को बहुत ज्यादा ट्रबल आ रही थी, क्योंकि वो डिस्टेंस को तो क्लोज कर ले रहा था, बट जोशुआ वैन के पंचेस को कैसे काउंटर करना ये उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो दोनों के पंचेस लैंड हुए, बट फिर राउंड 2 की जब बात करते हैं तो ब्रैंडन रोवाल का जो जैब था वो ज्यादा उसे यूज करने लग पड़ा, और ये चीज वो बहुत अच्छी कर रहा था, क्योंकि इससे फिर जोशुआ वैन को रेंज क्लोज करने में थोड़ी सी ट्रबल आ रही थी। बट वंस अगेन, और ये हमने पूरी फाइट में देखा है कि खुद ही ब्रैंडन रोवाल उस डिस्टेंस को क्लोज कर दे रहा था। उसे चाहिए था कि वो अपनी रीच की एडवांटेज ले, बट वो रेंज को क्लोज करके जोशुआ वैन के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन करने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि ऑल्दो वो जोशुआ वैन के ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड कर दे रहा था, बट इसके रिटर्न में जोशुआ वैन उसके ऊपर और भी बिग शॉट्स को लैंड कर रहा था। और इसीलिए राउंड 2 के एंड आते आते हम देखते हैं कि दोनों के ही फेसेस बस्ट अप हो गए थे। अब 2 राउंड्स तक स्कोर था 1-1, और राउंड 3 की स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रैंडन रोवाल फाइट को विन कर रहा था, वो ज्यादा आउटपुट को शो कर रहा था, और इसी के साथ अब उसका जो लेफ्ट पंच था वो ज्यादा लैंड होने लग पड़ा था जोशुआ वैन के ऊपर। पर फिर लास्ट राउंड के लास्ट मिनट में जोशुआ वैन भी ह्यूज शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। ऑल्सो राउंड 3 के एंड में एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि जो साइड किक्स जोशुआ वैन थ्रो करने लग पड़ा, उसकी वजह से मुझे लगता है जो लास्ट राउंड था वो उसके फेवर में आने लग पड़ा, क्योंकि ब्रैंडन रोवाल बिना केयर किए उसके ऊपर प्रेशर को डालने की ट्राई कर रहा था। तो इसीलिए जोशुआ वैन जब इन साइड किक्स को थ्रो कर रहा था तो ब्रैंडन अपनी फीट से डिसबैलेंस हो जा रहा था, वो 1-2 बार ग्राउंड में भी गिर गया। और फिर उसके बाद लास्ट 15 सेकंड्स की बात करें, वो जोशुआ वैन को जेस्चर करता है कि स्टैंड करके बैंग करते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पूरी फाइट में जो जोशुआ वैन अपने ओवरहैंड राइट पंच को लैंड कर रहा था वो एग्जैक्टली यहां पर ब्रैंडन रोवाल के ऊपर करता है। पर इस बार ब्रैंडन ये पंच आता हुआ नहीं देखता है, उसकी लेग भी हर्ट हो चुकी थी, इसीलिए ये ओवरहैंड पंच जब क्लीन लैंड हुआ तो ब्रैंडन रोवाल ड्रॉप हो जाता है। अगर तो यहां पर ज्यादा टाइम होता तो मे भी जोशुआ वैन फाइट को फिनिश ही कर देता, बट ओवरऑल फिर भी जोशुआ वैन ने बहुत ही अमेजिंग फाइट की है। और ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि वो बस अभी 23 इयर्स ओल्ड है। 23 इयर्स ओल्ड जो सुपर यंग एज है, वहां पर उसने फ्लाईवेट के हाई लेवल फाइटर को बीट कर दिया है, और अब सारे फाइटर्स के ऊपर जंप करते हुए ऐसा लग रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट एलेजेंड्रे पेंटोचा यानी कि चैंपियन के साथ होने वाली है। तो मैं तो जोशुआ वैन के लिए सुपर हैप्पी हूं कि उसने इतनी जल्दी इतनी यंग एज में बहुत ज्यादा राइज कर लिया है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस कार्ड की को मेन इवेंट के बारे में। क्या ही बोलूं इस फाइट के बारे में, एब्सोल्यूट वन साइडेड डोमिनेशन थी। एलेजेंड्रे पेंटोचा राउंड 3 में कायकारा फ्रांस को सबमिट कर देता है। ज्यादा कुछ इस फाइट में बात ही करने को नहीं है। अगर डिमिट्रियस माइटी माउस फ्लाईवेट फाइटर नहीं होता तो राइट नाउ एलेजेंड्रे पेंटोचा इस डिवीजन का गोट बन गया होता, बट फिर भी वो डेफिनेटली इस डिवीजन का सेकंड गोट बन चुका है। उसने 4 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया है, और फाइट बाय फाइट ऐसा लग रहा है कि वो और भी ज्यादा डोमिनेट वे से अपनी फाइट्स को विन करने लग पड़ा है, जहां पर अब वो कायकारा फ्रांस को कोई भी चांस नहीं देता है। आई मीन फाइट में ऐसा क्लियरली लग रहा था कि पेंटोचा जरा भी कायकारा को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। कायकारा फ्रांस जो पावर को पैक करता है उसकी बिना कोई रिस्पेक्ट किए हुए पेंटोचा उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहा होता है, बहुत ही ज्यादा इंसेन लेग किक्स को थ्रो करता है। और एक बार जैसी ही फाइट ग्राउंड में जा रही थी तो टोटल पेंटोचा का वहां पर पूरा कंट्रोल था। मेरी ओपिनियन में तो जो पहला राउंड था वो राउंड एक 10-8 राउंड गया, जहां पर एलेजेंड्रे पेंटोचा इजीली कायकारा फ्रांस को ग्राउंड में लेके चले जाता है। वो वहां पर आर्म ट्रायंगल चोक लगाते हुए बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। फिर उसके बाद लास्ट के सेकंड्स में रियर नेकेड चोक भी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। तो मेरी ओपिनियन में 10-8 राउंड। फिर जब राउंड 2 की बात करते हैं तो स्ट्राइकिंग में भी कायकारा फ्रांस को यहां पर पेंटोचा ने बीट किया है। और एक चीज मैं पेंटोचा की फाइट में हमेशा नोटिस करता हूं कि जिस वे से वो लेग किक्स को थ्रो करता है वो देख
देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही इंसेन लैंड हो रही हैं और यहाँ पर काय कारा फ्रांस के फेस में भी देखकर लग रहा था कि ये जो किक्स हैं ये उसे हर्ट कर रही हैं। और फिर अल्टीमेटली जब राउंड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर वंस अगेन काय कारा फ्रांस की पावर की बिना कोई केयर करते हुए अलेजेंड्रे पेंटोचा उसे बुलडोज करता है अपने प्रेशर से, उसे ग्राउंड में लेके जाता है और इस बार ये जो रियर नेकेड चोक था ये वो लॉक इन कर देता है। अब यहाँ पर काय कारा फ्रांस बहुत ज्यादा ट्राई करता है इस चोक को ब्रेक करने की, बट इवेंचुअली इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी पेंटोचा काय के चिन के अंडर आ चुका था। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद काय कारा फ्रांस को टैप आउट करना पड़ता है। तो वंस अगेन एक डोमिनेटिंग विन बाय अलेजेंड्रे पेंटोचा और जैसे उसने कहा उसे पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में डेफिनेटली ऊपर आना चाहिए। मेरी ओपिनियन में वो टॉप 3 या फिर टॉप 5 तो डेफिनेटली डिजर्व करता है। और अब लेट्स सी 2 दिन बाद उसकी रैंकिंग क्या निकल के आती है। और अब मूविंग ऑन तो अल्टीमेट फाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेन इवेंट फाइट जहां पर इलिया टोपुरिया ब्रूटली चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर देता है। भाई साहब मैं पता है सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं इलिया टोपुरिया ने जिस वे से फाइट की है। अब मैंने बेशक उसे पिक किया था फाइट को विन करने के लिए, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि ये फाइट थोड़ी सी कंपेटिटिव जाएगी, बट नो, स्टार्टिंग से ही इलिया टोपुरिया का अपर हैंड था और जो उसने लाइट वेट डिवीजन में अपनी पावर को शो किया है, वो जिस स्पीड से अपने पंचेस को थ्रो कर रहा था ये देखना बहुत ज्यादा इंसेन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा मैक्सिमम लाइट वेट फाइटर से बिग है, बट फिर भी इलिया टोपुरिया ने जो वेट को पुट ऑन किया है उसे लगा ही नहीं कि वो अंडर साइज था। यस उसकी हाइट छोटी है, बट हाइट के अलावा जब सिर्फ साइज की बात करते हैं तो इलिया टोपुरिया भी एक प्रॉपर लाइट वेट फाइटर लगा है। तो डबल चैंपियन और न्यू लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया बन चुका है और जिस वे से उसने अचीव किया है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। वो बैक टू बैक फैन फेवरेट 3 फाइटर्स जो तीनों लेजेंड्स थे, तीनों फॉर्मर चैंपियंस, इन तीनों को फिनिश करके आ रहा है। इलिया टोपुरिया की यहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ करने की बनती है क्योंकि जिस वे से वो अपने कंपटीशन को टीयर करके चल रहा है वो एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल रहा है। इलिया टोपुरिया ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देता है, बट उससे भी पहले जितनी ये फाइट चली है उसको अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से ही दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़ते हैं, दोनों के बीच में ब्रॉल होता है। और यहाँ पर वैसे तो चार्ल्स ओलिवेरा भी 1-2 पंचेस को लैंड करता है, बट क्लियरली वहां पर हम देख सकते थे कि जब भी इलिया टोपुरिया ने कोई पंच को लैंड किया है तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रिएक्शन देखने को मिला और इसके ऊपर से स्टार्टिंग के ही सेकंड्स में चार्ल्स ओलिवेरा ब्लीड करने लग पड़ा था। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओलिवेरा ने बैड गेम प्लान को दिखाया है, बट यहाँ पर वो ट्राई करता है ओलिवेरा को ग्राउंड में लेके जाने की, जो फॉर श्योर एक काफी बेटर ऑप्शन था। बट जैसे मैंने कहा इलिया टोपुरिया ने प्रॉपर साइज को पुट ऑन किया है तो ओलिवेरा उसे ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया, बल्कि दोनों के बीच में क्लिंच होता है। और फिर जब फाइट ग्राउंड में जाने लगती है तो इलिया टोपुरिया एकदम से पोजीशन को रिवर्स करके ओलिवेरा के ऊपर टॉप पोजीशन बना लेता है। अब ग्राउंड में कुछ ज्यादा नहीं हुआ, पर फिर जैसे ही ये फाइट फिर से स्टैंडिंग आती है तो अब इलिया टोपुरिया और भी ज्यादा अपने पंचेस को लेट गो करने लग पड़ता है। वो चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर एक ओवरहैंड राइट पंच को लैंड करता है, जिससे मुझे लगा कि ओलिवेरा थोड़ा सा स्टन हो गया था, पर फिर भी ओलिवेरा देख रहा होता है कि वो भी अपनी स्ट्राइक्स को लैंड करे। और जब नॉकआउट सीक्वेंस को देखते हैं तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है, जहां पर इलिया टोपुरिया उसके ऊपर एक स्टिफ जैब को थ्रो करता है जिसने डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा को थोड़ा सा हर्ट किया। तो यहां पर ओलिवेरा को चाहिए था कि वो थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाए, रेंज को थोड़ा सा मेंटेन कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली रीच में उसके पास 5 इंचेस पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो उसे डेफिनेटली इसकी एडवांटेज लेनी चाहिए थी। बट ओलिवेरा यहां पर बैकवर्ड मूव नहीं करता है, बल्कि खुद के राइट पंच को थ्रो करने लगता है, जो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा लग रहा था कि ऑफ टारगेट चला हुआ है। और इसके ऊपर से इलिया टोपुरिया अपने लेफ्ट हैंड से इस पंच को और भी ज्यादा पैरी कर लेता है और खुद एक ह्यूज राइट पंच को थ्रो करता है जो पूरा चार्ल्स ओलिवेरा की चिन पे कनेक्ट हुआ। और वहीं पर अगर हम देखें तो ओलिवेरा फिनिश हो चुका था, बट जैसे ही इलिया टोपुरिया ने बताया कि वो पंच कॉम्बिनेशन को पहले से ट्राई कर रहा था, तो इसीलिए जैब के बाद वो जो राइट पंच थ्रो करता है उसके बाद वो एकदम से लेफ्ट हुक को भी थ्रो कर देता है, जो ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर एक एक्स्ट्रा शॉट था और ओलिवेरा इससे आउट कोल्ड पड़ जाता है नीचे। पर इसके भी बाद इलिया टोपुरिया इतना ज्यादा फास्ट था कि रेफरी के स्टेप इन होने से पहले वो 2 हैमर शॉट्स को और थ्रो कर देता है। तो बहुत ज्यादा ब्रूटल और वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स ओलिवेरा को ऐसे नॉकआउट पड़ा हुआ देखकर डेफिनेटली बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आज तक ओलिवेरा ऐसे नॉकआउट नहीं हुआ है, तो इससे पता लगता है कि इलिया टोपुरिया के पास कितनी ज्यादा इंसेन पावर पड़ी हुई है। तो ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू इलिया टोपुरिया, वो डबल चैंपियन बन गया, वो लाइट वेट डिवीजन का अब न्यू चैंपियन बन चुका है और अब लग रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट पैडी पिम्बलेट के साथ होने वाली है। इलिया टोपुरिया वैसे अपने कॉल आउट में दोनों हरमान सरूकियन और पैडी पिम्बलेट को रोस्ट करता है एंड इसके साथ जस्टिन गेची भी प्रेजेंट था एंड वी नो कि ये तीनों फाइटर्स एक फाइट दूर हैं टाइटल शॉट के। बट हम बोल सकते हैं कि जो रोगन ने यहाँ पर अरमान और जस्टिन का थोड़ा सा काट दिया, जहां पर वो पैडी पिम्बलेट को बोलता है ऑक्टेगन के अंदर आने के लिए और वहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़ते हैं एंड
एंड में इलिया टोपुरिया पैडी पिमलेट को पुश बैक कर देता है। तो इवन दो पैडी पिमलेट की एक और फाइट बनती थी, बट क्योंकि अब उन्होंने एक इंसेन प्रोमो को कट कर लिया है तो काफी चांसेस हैं कि अब इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट पैडी पिमलेट के साथ बनने वाली है, जो ऑब्वियसली सबसे बड़ी फाइट है। दोनों फाइटर्स बहुत पॉपुलर हैं, तो ये फाइट काफी इंसेन होगी। जिस वे से इलिया टोपुरिया ने फाइट की है, हर कोई इस फाइट को देखकर बहुत इंप्रेस हुआ होगा उस पर। और ओवरऑल अगर कार्ड की बात करें तो ऐसा कार्ड हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद देख रहे हैं जिसने पूरा डिलीवर किया है। तो मुझे बहुत मजा आया ये पूरे इंटरनेशनल फाइट कार्ड को देखने में। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।